हमारे आसपास जब भी डर या दहशत का माहौल बना होता है तो दिमाग में सबसे पहले बनने वाली इमेज और होठों पर सबसे पहले आने वाला नाम पुलिस का होता है। फिर चाहे वह यूपी पुलिस हो या किसी अदर स्टेट की पुलिस। ये सच है कि समाज में जब जब भय और खौफ छाया है तो पुलिस ने ही समाज को इस दहशत से बचाया है। लेकिन जरा सोचिए क्या हो जब पुलिस पर ही पुलिस की सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठाए जाने लगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्राइम कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जिसमें एक महिला के फैसलों की वजह से उसने अपनी अच्छी खासी जिंदगी तबाह कर ली। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम कथा में। तारीख थी 12 फरवरी और साल था 2021 का। चारों तरफ सर्दीली हवाएं चल रही थीं और इन सर्द हवाओं से बचने के लिए स्वयं को गर्म कपड़ों में लपेटे हुए थे लखनऊ शहर के लोग। शाम का वक्त है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है रोड पर ठंडी हवाएं बढ़ रही हैं। जैसे जैसे तेज कदमों से लोग स्वयं को अपने घरों की तरफ ले जा रहे हैं, वैसे वैसे सड़कों पर सन्नाटा छा रहा है। इसी सन्नाटे में एक कोहरा नाम की हल्की धुंध भी छा रही है। इस समय तकरीबन शाम के 7:30 बज रहे हैं और सड़क पर एक कैब जा रही है जिसमें एक महिला सफर कर रही है। अचानक उस महिला को उसकी भाभी का फोन आता है। महिला फोन को रिसीव करते हुए कहती है कि वह पीजीआई पहुंच गई है, कुछ देर में रूम पर भी पहुंच जाएगी। वह उनसे रूम पर जाकर ही बात करेगी क्योंकि फोन में बैटरी बहुत कम है। हो सकता है कि मेरा फोन भी कुछ देर में स्विच ऑफ हो जाए। दरअसल ये लड़की कैब में जा रही है, उसका नाम रुचि सिंह चौहान है। यह यूपी पुलिस में महिला कांस्टेबल के पद पर है तथा लखनऊ के डीजीपी ऑफिस में यानी सिग्नेचर बिल्डिंग में काम कर रही है। लगभग 1 घंटे बाद भाभी ने फिर से रुचि को फोन किया। अब रुचि का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। भाभी को लगा कि रुचि खाना पीना बनाने में व्यस्त होगी। दरअसल रुचि बिजनौर की रहने वाली है। अपनी ड्यूटी की वजह से यह लखनऊ में कमरा लेकर के रह रही है और रुचि का पूरा परिवार बिजनौर के नजीबाबाद में रह रहा है। परिवार में माता पिता और भैया भाभी हैं। भाभी ने सोने से पहले फिर से लगभग 10 बजे रुचि को फोन किया। अब रुचि का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। भाभी को लगा कि रुचि थक गई होगी, इसलिए खाना खाकर सो गई होगी। शायद इसी कारण अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। भाभी को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो बार बार रुचि को फोन कर रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ होने के कारण भाभी की रुचि से बात नहीं हो पा रही थी। अगली सुबह, तारीख थी 13 फरवरी, दिन था रविवार। भाभी ने तकरीबन 7:30 बजे रुचि को फोन लगाया। फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। भाभी ने सोचा आज संडे है तो हो सकता है ऑफिस की छुट्टी होगी, इसलिए रुचि आज देर तक सोएगी और देर से ही उठेगी। लेकिन कहीं न कहीं रुचि अब अपनी भाभी की चिंता का विषय बन रही थी, या यूं कहें कि भाभी को अब रुचि की फिक्र हो रही थी, क्योंकि रुचि जानती थी कि भाभी को उससे कुछ जरूरी बात करनी है। शाम से सुबह हो गई और सुबह के 10 बज गए थे, अभी तक रुचि ने भाभी से बात नहीं की थी। भाभी जब अपने सुबह के कामों से फ्री होती हैं तो वो फिर से तकरीबन 10 बजे रुचि को फोन करती हैं, लेकिन फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब रुचि का फोन इतने लंबे समय के लिए स्विच ऑफ आ रहा हो। अब रुचि को लेकर भाभी की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने तुरंत रुचि की सहयोगी एक महिला कांस्टेबल को फोन लगाया और रुचि के बारे में पूछा तो महिला कांस्टेबल ने बताया आज संडे जरूर है पर ऑफिस बंद नहीं है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो देर तक ही आज भी ऑफिस खुलेगा और रुचि अभी ऑफिस नहीं आई है। जब वो ऑफिस आ जाएगी तो मैं आपकी बात रुचि से करा दूंगी। अब वो महिला कांस्टेबल रुचि के आने का इंतजार कर रही थी। अब 10 से 12 और 12 से 1 बज चुका था, लेकिन फिर भी रुचि ऑफिस नहीं पहुंची थी। इस दौरान महिला कांस्टेबल ने रुचि को 2 बार फोन भी लगाया। फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा था। शाम को जब ऑफिस का काम समाप्त हुआ तो महिला कांस्टेबल सीधा रुचि के रूम पर जाती है तो वहां देखती है कि रुचि के रूम पर ताला लगा होता है। इसलिए रुचि की सहयोगी रुचि की मकान मालिकिन से बात करती है और पूछती है कि रुचि कहाँ है। मकान मालिक बताते हैं कि वो कल सुबह दफ्तर के लिए निकली थी, तब से अभी तक वो वापस नहीं आई है। हमें ऐसा लगा कि वो अपने घर बिजनौर के लिए निकल गई होगी
और जल्दबाजी में हमें बताना भूल गई होगी। महिला कांस्टेबल अपने घर आकर रुचि की भाभी को फोन करती है और पूछती है कि क्या रुचि बिजनौर पहुंच गई है। तो भाभी उसे बताती है कि रुचि अभी तक वहां नहीं पहुंची, अगर उसे वहां आना होता तो अब तक आ भी गई होती, कुछ ही घंटों का तो रास्ता है। फिर ऐसा कभी नहीं हुआ कि रुचि हमारे पास हमसे मिलने आई हो और उसने हमें फोन करके ना बताया हो। वो जब भी बिजनौर के लिए निकलती थी तो घर के किसी न किसी सदस्य को फोन करके जरूर बताती थी। फोन कटने के बाद महिला सहयोगी कुछ सोचती हैं और सोचने के बाद रुचि का एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं और पोस्ट के नीचे लिखती हैं कि ये एक महिला कांस्टेबल है जो 12 फरवरी से लापता है। यदि किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो नीचे दिए गए नंबर पर सूचित करें। वो नंबर किसी और के नहीं बल्कि रुचि के परिजनों के थे। अब एक लेडीज कांस्टेबल गायब हुई थी तो ये पोस्ट बहुत ही जल्दी वायरल हो गया और अगली सुबह तक यानी 15 फरवरी तक हाई ऑफिशियल तक पहुंच गया। इस बात पर आला अफसर बहुत ही नाराज होते हैं कि एक पुलिस वाली गायब हुई है, तो दूसरी पुलिस वाली इस बात को सोशल मीडिया पर बता रही है और उसे ढूंढने की अपील कर रही है। ऐसा करने से पहले उसे एक मिसिंग कंप्लेन लिखानी चाहिए थी, फिर ये खबर ऑफिशियल तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती। एक सिस्टम में रहकर जो काम करना चाहिए था वो उस महिला कांस्टेबल ने नहीं किया था, इसलिए उस महिला कांस्टेबल की इस हरकत से आला अफसर बहुत ही नाराज होते हैं और अनुशासनहीनता के लिए उसे एक नोटिस भी दिया जाता है। अब तक रुचि के घर वाले भी लखनऊ आ चुके थे और रुचि को एक थाने से दूसरे थाने में ढूंढ रहे थे। इलेक्शन की वजह से सभी लोग व्यस्त थे और कोई भी इस केस को गंभीरता से नहीं ले रहा था, न ही गंभीरता से कोई कार्रवाई की जा रही थी। अब 2 दिन और बीत गए, तभी 17 फरवरी को एक फोन आता है। एक आदमी पीजीआई के कल्ली माती मोहल्ले से गुजर रहा था। उसने पुलिस को 112 पर यानी 112 पर बताया कि पीजीआई के पास कल्ली माती मोहल्ले के नाले में एक लाश पड़ी है। पुलिस विभाग द्वारा तुरंत वहां एक पुलिस की टीम को भेजा जाता है और उस लाश को निकलवाया जाता है। ये लाश एक महिला की थी, चेहरा अभी भी पहचानने लायक था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर रुचि सिंह के घर वाले रुचि की खोज में इधर उधर भटक रहे थे क्योंकि बेटी को ढूंढ रहे थे। इधर एक लड़की का शव भी मिल गया था। धीरे धीरे 2 दिन और बढ़ गए थे और किसी ने भी इन दोनों कड़ियों को जोड़ने की कोशिश नहीं की थी और न ही कोई आवश्यक कदम उठाया गया था। इसलिए एक लावारिस लाश की तरह रुचि का पोस्टमार्टम किया जाता है। 17 फरवरी को शव मिला था। आज 19 फरवरी थी। रुचि के घर वाले एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात एक जान पहचान वाले सिपाही से होती है। दरअसल वो सिपाही रुचि के गांव का ही रहने वाला था, इसलिए घर वाले उसे अच्छी तरह जानते पहचानते थे। वो उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी कुछ दिनों से लापता है। 12 फरवरी की शाम को आखिरी बार बात हुई थी, तब से लेकर आज तक रुचि का फोन स्विच ऑफ आ रहा। वो सिपाही उन्हें बताता है कि 2 दिन पहले यानी कि 17 फरवरी को 112 पर एक कॉल आया था जिसमें मौजूदा शख्स बताता था कि कल्ली माती मोहल्ले के नाले में एक लाश मिली है जो कि महिला की है। आप चाहे तो मुर्दा घर जाकर शव की पहचान कर लें। ये बात सुनते ही रुचि के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी बेटी ढूंढ रहे थे, कोई लाश नहीं। दिल दिमाग कह रहा था कि वो रुचि नहीं होगी, लेकिन लाश की शिनाख्त करना भी जरूरी था, इसलिए वो मुर्दा घर पहुंच जाते हैं। शव को देखते ही घर वाले रोने और चीखने लगते हैं। उनके आंसू और चीखे इस बात की गवाही दे रहे थे ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रुचि सिंह चौहान की थी। इस मुर्दा घर में रोज 5 से 7 लाशें आती थी, इसलिए कुछ मीडिया वाले भी यहाँ पर खड़े रहते थे अपनी अपनी न्यूज के लिए। घर वालों के आने से पहले लाश का पोस्टमार्टम हो चुका था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल रहा था कि गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने गला घोटा हो। ये साफ साफ अब कत्ल का मामला लग रहा था। यहीं पर खड़े मीडिया वाले लोग घर वालों से पूछताछ करने लगते हैं तो पता चलता है ये शव एक महिला कांस्टेबल का है जो पिछले 7 दिनों से लापता है। तभी कुछ दिन पहले एक वायरल हुई पोस्ट मीडिया वाले को याद आती है जिसमें लिखा था कि एक महिला कांस्टेबल है, लापता है। ये पोस्ट अभी भी खूब वायरल हो रही थी, लेकिन अब इसका कत्ल हो चुका है। ये मीडिया के लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज थी। अब ये खबर और तेजी से फैलने लगी। 12 फरवरी को कांस्टेबल गायब हुई थी, 17 को उसका शव मिला था और 19 को शव की पहचान होती है। महिला कांस्टेबल के परिजन 14 फरवरी से इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर पहुंचती है तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा।
अब पुलिस पर कई सवाल उठाए जाने लगे। लोग कहने लगे, जब पुलिस वाले ही अपने स्टाफ की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। पुलिस पर अब उंगलियां उठाई जाने लगी। लोग सोशल मीडिया पर भर भर कर कमेंट कर रहे थे। पुलिस प्रशासन पर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। अभी ये केस हाईलाइट होता है तो बड़े ऑफिसर्स की भी इस केस पर नजर पड़ती है। वो सबसे पहले सुशांत गोल्फ सिटी थाने में रुचि का केस दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस एक्शन मोड पर आती है। रुचि के शव के पास रुचि का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ था। जब मोबाइल फोन से लोकेशन हिस्ट्री और कॉल डिटेल निकाला जाता है तो पुलिस को कॉल डिटेल से एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे रुचि लंबे लंबे समय तक बातें किया करती थी और कत्ल वाले दिन भी इस नंबर पर कई बार बात की गई थी। पुलिस को शक होता है कि हो न हो इस नंबर से रुचि के कत्ल का कनेक्शन जरूर है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से सबसे ज्यादा इस नंबर पर बात की गई है। कोई भी रिश्तेदारों से इतनी देर तक बात नहीं करता है। रुचि ने सबसे ज्यादा इस नंबर पर बात की थी, घंटों घंटों। इस नंबर पर कभी रुचि कॉल करती तो कभी उधर से फोन आता। अभी 19 फरवरी ही चल रही थी। पुलिस की तेज एक्टिविटी की वजह से ये सारी प्रक्रियाएं कुछ ही घंटों में कर ली गई थी। अब रात के 8 बज रहे थे, तभी पुलिस कमिश्नर ने एक इमरजेंसी टीम अरेंज कराई, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव टीम, क्राइम ब्रांच ऑफिशियल और सर्विलांस करने वाली टीम को बुलाया गया। तब कमिश्नर साहब ने कहा, केस में बड़ी ही लापरवाही की गई है। किसी ने इस केस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? एक लेडीज कांस्टेबल मिसिंग है, इस पर किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जो बेसिक काम करना चाहिए था वो भी नहीं किया गया। इसके बाद कमिश्नर साहब आगे की अपडेट पूछते हैं। तब सर्विलांस टीम को लीड करने वाला ऑफिसर बताता है कि एक शख्स के बारे में पता चला है। ये प्रतापगढ़ के रानीगंज के तहसील की तहसीलदार हैं। नाम है पद्मेश श्रीवास्तव। ये रुचि से घंटों घंटों बात किया करते थे। कोई रिश्तेदार किसी से इतनी देर बात नहीं करता जितनी कि ये लोग किया करते थे। एक यही लीड मिला है, इससे पूछताछ करनी चाहिए। कमिश्नर साहब इस केस पर सीरियस थे और केस की गंभीरता को देखते हुए कहा कि मीडिया वालों को अब तक इस आदमी के बारे में पता चल चुका होगा। वो इस बात को कल के न्यूज़पेपर में जरूर छापेंगे। इस खबर को पढ़कर हो सकता है पद्मेश कहीं भाग जाए या अंडरग्राउंड हो जाए, फिर इसे ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। सुबह का अखबार लोगों के हाथों में पहुंचने से पहले इसे गिरफ्तार करना जरूरी है। इसलिए कमिश्नर साहब रात के करीब 12 बजे एक पुलिस की टीम प्रतापगढ़ के लिए रवाना करते हुए कहते हैं कि कल सुबह तक पद्मेश यहाँ होना चाहिए। सुबह के 4 बजते बजते पुलिस की टीम प्रतापगढ़ भी पहुंच गई और सबसे पहले ये टीम एसपी ऑफिस जाती है, जहां एसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात होती है। टीम के द्वारा एसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब को केस का सारा माजरा बताया जाता है। मामले को सुनकर इंस्पेक्टर साहब कुछ लोगों को फोन घुमाते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि पद्मेश नाम का तहसीलदार है जो प्रतापगढ़ के रानीगंज के एक ट्रांजिट हॉस्टल में रहता है। जानकारी मिलने के बाद प्रतापगढ़ की और लखनऊ की टीम सीधा ट्रांजिट हॉस्टल पहुंचती है। इस समय सुबह के 5 बज रहे थे। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। पद्मेश ने दरवाजा खोला। पद्मेश अभी नींद में था। इसी वक्त पद्मेश को हिरासत में ले लिया गया और फिर प्रतापगढ़ से लखनऊ लाया गया। पुलिस की टीम 9 बजे तक लखनऊ पहुंचती है और पद्मेश से पूछताछ शुरू होती है। पद्मेश स्वीकार करता है कि वह रुचि को जानता है और कहता है कि किसी काम के सिलसिले में मुलाकात हुई थी और काम से रिलेटेड ही इससे बात होती रहती थी। इसी तरह पद्मेश अपनी बातों को घुमाता रहता है। अब तक सर्विलांस टीम ने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। कब कब किसने फोन किया था, फोन पर कितनी देर बातें हुई थी, फोन पर बात करते समय दोनों कहां पर थे। जब पुलिस को पद्मेश संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तब इंटरोगेट करने वाली टीम ने पद्मेश को सारा सच बताया। पद्मेश घबराने लगा। अब वह पुलिस को और अपनी बातों में नहीं उलझा सकता था। इधर पुलिस ने भी सख्ती से अपना असली रंग दिखाया तो पद्मेश ने स्वीकार कर लिया कि रुचि की हत्या उसी ने की थी। अब रुचि के परिजनों और पद्मेश के द्वारा दी गई जानकारी कुछ इस प्रकार थी। रुचि बिजनौर के नजीबाबाद की रहने वाली थी। 2019 में रुचि की मुलाकात एक कांस्टेबल से होती है जिसका नाम था नीरज गुप्ता। दोनों साथ में ही नौकरी कर रहे थे। दोनों में दोस्ती हुई और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने अपने अपने घर पर बताया कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। घर वाले भी बच्चों की खुशी के लिए जात पात को भुलाकर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब नीरज और रुचि की शादी करा दी जाती है। अभी 2019 चल रहा था। दोनों शादी के बंधन में बंध चुके थे। कुछ दिन तक दोनों साथ में ही रहते हैं, पर कुछ दिनों बाद दोनों का ट्रांसफर हो जाता है। अब ये दोनों अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से दूर। केवल छुट्टी के समय ही एक दूसरे के साथ रह पाते थे। रुचि का ट्रांसफर हुआ था बीकानेर और नीरज का ट्रांसफर हुआ था प्रयागराज में। रुचि फेसबुक पर काफी एक्टिव रहती थी। इसी दौरान 2019 में रुचि की मुलाकात फेसबुक पर ही
पद्मेश श्रीवास्तव से होती है। ये रुचि की पोस्टों पर अच्छे अच्छे कमेंट करता था। खुश होकर रुचि भी इसे उन कमेंटों का आंसर देती थी। जब रुचि को पद्मेश की कमेंट पसंद आने लगी तो वो फेसबुक पर ही पद्मेश से चैटिंग करने लगी। दोस्ती गहरी हुई तो दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया। अब चैटिंग फेसबुक के बजाय व्हाट्सएप पर आ गई। दोनों अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करने लगे तो मिलना जुलना भी शुरू हुआ। धीरे धीरे नजदीकियां भी बढ़ने लगी। पद्मेश तहसीलदार था, अच्छा खासा कमाता था। अब रुचि की जब भी छुट्टी होती तो वो पद्मेश से मिलने छुपकर ट्रांजिट हॉस्टल जाया करती थी। कहीं न कहीं रुचि नीरज को इग्नोर कर रही थी। जब नीरज को फेसबुक के जरिए अपनी पत्नी रुचि और पद्मेश पर शक होता है तो वो रुचि से पद्मेश के बारे में पूछता है। अब रुचि नीरज से अच्छे से रिएक्ट नहीं करती। दोनों में आए दिन पद्मेश को लेकर झगड़े होते रहते थे। अब रुचि को ये शादी का रिश्ता बोझ लग रहा था। इधर नीरज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी बीच रुचि ने पद्मेश को बताया कि नीरज को हमारे रिश्ते पर शक हो गया है, इसलिए वो आए दिन झगड़ा करता रहता है। तो तहसीलदार पद्मेश रुचि को समझाते हुए कहते हैं कि नीरज को बोलो डाइवोर्स के पेपर तैयार करवा ले, वरना वह दहेज का केस बनाकर उसे फंसवा देगी। रुचि ने ऐसा ही किया। नीरज समझदार लड़का था। वो जानता था कि रुचि ने अगर ऐसा किया तो वह पत्नी के साथ साथ अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा, इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए रुचि को डाइवोर्स दे दिया। अब रुचि शादी के बंधन से आजाद हो चुकी थी। अब रुचि को जब भी छुट्टी मिलती वो सीधा पद्मेश से मिलने प्रतापगढ़ चली जाती थी। अब पद्मेश और रुचि दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। पद्मेश के ट्रांजिट हॉस्टल में केवल सरकारी लोग ही रहते थे। इनमें से वे लोग थे जो अभी अभी ट्रांसफर आए थे या अभी उनको कमरा मिलने में देरी हो रही थी। इस हॉस्टल में पद्मेश के सीनियर, जूनियर और सहकर्मी थे। अब रुचि पद्मेश से छुप छुप कर मिलने के बजाय खुलकर मिलने लगी। एक दिन हॉस्टल के एक लड़के ने रुचि और पद्मेश को मिलता देख लिया। कुछ दिनों नजर रखने पर वह कंफर्म हो गया कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो जरूर है। तो उसने पद्मेश की पत्नी प्रगति को सब कुछ डिटेल में बता दिया। दरअसल पद्मेश शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। ये सुनकर पद्मेश की पत्नी प्रगति को गुस्सा आता है और वह पद्मेश को फोन करती है। फिर पद्मेश से रुचि के बारे में पूछती है। यह सुनकर पद्मेश घबरा जाता है और रुचि के बारे में सब कुछ बता देता है। इस पर प्रगति रुचि का मोबाइल नंबर भी मांगती है तो पद्मेश अपनी पत्नी प्रगति को रुचि का मोबाइल नंबर भी दे देता है। प्रगति का फोन कटते ही पद्मेश सीधा रुचि को फोन लगाता है और कहता है, सब गड़बड़ हो गया। हमारे रिश्ते के बारे में मेरी पत्नी को पता चल गया है। वो तुम्हें फोन करेगी, तुम उससे कुछ कहना मत, वो जो भी कहे बस सुन लेना। इस पर रुचि कहती है, मेरा नंबर दिया किसने? पद्मेश कहता है, मैंने ही दे दिया, क्या करूं, देना पड़ गया। बस तुम मेरी पत्नी की बातें चुपचाप सुनते रहना, आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब रुचि हैरान थी। उसे नहीं पता था पद्मेश शादीशुदा है। जिसके लिए उसने अपने प्यार करने वाले पति से डाइवोर्स ले लिया था, वो खुद एक शादीशुदा था, बाल बच्चेदार है। तभी प्रगति का फोन आता है और रुचि को खरी खोटी सुनाने लगती है। इस पर रुचि कहती है, पहले शुरू किसने किया था? अपने पति से पूछो, किसने पहले बात की थी? अगर इतना ही साफ दिल का तुम्हारा पति है तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया कि वह शादीशुदा है? उसकी शादी हो चुकी है। काफी देर बहस होने के बाद प्रगति फोन काट देती है और अपना सामान पैक करके ससुराल से सीधा पद्मेश के पास ट्रांजिट हॉस्टल चली जाती है। अब जब भी पद्मेश को रुचि का फोन आता तो प्रगति पद्मेश से पद्मेश का फोन छीन कर उसे खरी खोटी सुनाने। पद्मेश ने रुचि से अब बात करना कम कर दिया था। अब जब भी वह फोन करता तो अपने ऑफिस से ही करता था, क्योंकि घर पर प्रगति थी इसलिए बात नहीं कर सकता था। अब रुचि को भी समझ आने लगा था कि नीरज से डाइवोर्स लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। जिसके साथ वह अब तक लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी वह तो शादीशुदा निकला, बाल बच्चेदार है, 2 बच्चों का पिता है। अब रुचि पद्मेश से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने प्यार करने वाले पति से डाइवोर्स ले लिया। अब तुम भी अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, सबको बता दूंगी तुमने कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या क्या किया तुमने मेरे साथ, तब तुम्हें भी पता चलेगा। पद्मेश जानता था रुचि कैसी लड़की है, वो ऐसा कर भी सकती है, इसलिए वह उसे प्यार से समझाता है और कुछ समय मांगता है। इधर प्रगति भी पद्मेश को बात बात पर कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता ही रहता था। पद्मेश अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं देना चाहता था, इधर रुचि भी उसे बदनाम करने की धमकियां दे रही थी। पद्मेश नहीं चाहता था कि घर परिवार, ससुराल, ऑफिस या फिर जान पहचान वालों के सामने उसकी बदनामी हो। इस बात से अब पद्मेश परेशान रहने लगा। तब तक साल 2022 आ चुका था और पद्मेश ने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। उसने रुचि को फोन किया और कहा कि वह 12 फरवरी की शाम को तुमसे मिलने लखनऊ आ रहा है।
साथ में बैठकर बातें करेंगे और शादी की डेट भी फिक्स करेंगे। रुचि ने कहा ठीक है, आकर मुझे फोन कर देना, मैं वहीं आ जाऊंगी। अब 12 फरवरी का दिन आता है। पद्मेश ऑफिस का काम खत्म करके जब घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी प्रगति से कहता है वह लखनऊ के लिए जा रहा है किसी काम के सिलसिले में। लखनऊ का नाम सुनते ही प्रगति को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है पता है कौन सा काम करना है, लखनऊ में तुम किस काम के लिए जा रहे हो। इस पर पद्मेश गुस्से से कहता है तुम्हारे ही काम से जा रहा हूँ, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज के हंगामे और झगड़े से, आज इस झगड़े को खत्म करके ही आऊंगा। इस पर प्रगति भी कहती है ठीक है, जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक मत आना। अब पद्मेश घर से निकलकर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी लखनऊ के लिए निकल पड़ती है। अभी शाम के 6 बज रहे थे। पद्मेश जिस गाड़ी से लखनऊ के लिए जा रहा था वो गाड़ी पद्मेश की नहीं बल्कि नामवर नाम के एक शख्स की थी, जो कि पद्मेश की पहचान वाला था। ये भी पद्मेश के साथ लखनऊ जा रहा था। दोनों 9 बजे तक लखनऊ पहुंच जाते हैं। अब पद्मेश रुचि को फोन करता है, कहता है कि वह पीजीआई के पास उसका इंतजार कर रहा है। इस पर रुचि कहती है कि वह वही कैब लेकर आ रही है, वह वहीं उसका इंतजार करे। पीजीआई के पास आकर रुचि ने फोन किया कि वह वहां पहुंच गई है। पद्मेश उसे दिख नहीं रहा है। पद्मेश उसे थोड़ा आगे बुलाता है और कहता है कि एक गाड़ी खड़ी होगी, तुम उधर ही आ जाओ। गाड़ी जिस जगह खड़ी थी वो जगह सुनसान थी। गाड़ी के पास पहुंचते ही रुचि गाड़ी में बैठ जाती है। कैब वाला वहां से चला जाता है। रुचि के गाड़ी में बैठते ही नामवर गाड़ी से उतर जाता है। अब पद्मेश और रुचि के बीच में बातें होने लगती हैं। पद्मेश रुचि से कहता है डाइवोर्स में भी समय लगेगा, लगभग 3 महीने लग जाएंगे, तब तक तुम परेशान मत हो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, साथ ही रहेंगे। इस तरह पद्मेश रुचि को अपनी चिकनी चुप बातों में फंसाता रहता है। थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है, तभी नामवर चाय लेकर आता है और कहता है देर हो गई, सर्दी भी बढ़ गई है, आप दोनों चाय पी लीजिए, मैं पीकर आया हूँ। नामवर दोनों को चाय पकड़ाता है और गाड़ी से बाहर हो जाता है। दोनों बातें करते हुए चाय पीने लगते हैं। अभी चाय खत्म ही हुई थी कि रुचि को नींद आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में पद्मेश और नामवर उसका गला दबाते हैं। कुछ देर में ही रुचि की सांसें भी बंद हो जाती हैं। नामवर और पद्मेश जब कंफर्म हो जाते हैं कि रुचि की सांसें अब बंद हो चुकी हैं, रुचि मर चुकी है, तो नामवर ड्राइवर की सीट पर बैठता है और गाड़ी चल पड़ती है। दरअसल नामवर ने चाय में नींद की गोलियां मिलाई थी, जिसे वह घर से ही पीस कर लाया था। गाड़ी एक सुनसान नाले के पास रुकती है। लाश को नाले में फेंका जाता है और गाड़ी सीधी प्रतापगढ़ के लिए चल पड़ती है। पद्मेश जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी प्रगति उसका इंतजार कर रही थी। प्रगति ने पद्मेश से पूछा काम खत्म हुआ या नहीं। पद्मेश ने कहा काम पूरा खत्म हो गया है, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। दरअसल ये जो नामवर नाम का शख्स था वो लखनऊ में रहता था। प्रतापगढ़ में उसका घर था। जमीन को लेकर उस पर कोई केस चल रहा था। इसी के सिलसिले में वो पद्मेश से मिला था। पद्मेश ने कहा कि वह उसका केस खत्म करा देगा यदि तुम मेरा काम करा दो तो। जमीन का लालच पाकर नामवर इस साजिश में शामिल हो जाता है। पद्मेश के हिरासत में आते ही नामवर को भी हिरासत में ले लिया जाता है। कहीं न कहीं प्रगति भी इस कत्ल में शामिल थी, क्योंकि वो जानती थी कि पद्मेश रुचि का कत्ल करने जा रहा है। फिर भी उसने पद्मेश को नहीं रोका, इसलिए प्रगति को भी हिरासत में ले लिया जाता है और चार्जशीट तैयार की जाती है। इस चार्जशीट के आधार पर इन पर मुकदमा चलाया जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपना ध्यान रखें।